हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की इस वर्चुअल क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ डिजाइन। हम इस क्लास में डिजाइन की मॉर्फोलॉजी के बारे में चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि डिजाइन में कौन कौन से स्टेप्स काम में लिए जाते हैं। हमने पिछली वर्चुअल क्लासेस में डिजाइन क्या होती है इसके बारे में जाना। किसी भी प्रोडक्ट को जब बनाया जाता है तो उसे स्पेसिफिक फंक्शन को पूरा करने के लिए बनाया जाता है, और उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, टेक्निकल इंफॉर्मेशन, इमेजिनेशन का प्रयोग करते हुए उस प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन को बताते हैं, और उसे ही हम डिजाइन कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि डिजाइन किसी स्पेसिफिक या डिजायर्ड फंक्शन को पूरा करने के लिए प्रोडक्ट का एक प्लान है। अगर बेसिक डिजाइन के प्रोसीजर की बात करें तो हम मार्केट सर्वे या मार्केट से किसी अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर किसी प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशंस को बनाते हैं। उस प्रोडक्ट के लिए जो अल्टरनेटिव मैकेनिज्म्स होते हैं उनकी स्टडी करते हैं, और उनमें से कोई प्रॉपर मैकेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं। फिर उसका कॉन्फ़िगरेशन का एक जनरल लेआउट बनाते हैं। जॉइनिंग या असेंबली मेथड्स को हम चुनते हैं, और फिर हम इंडिविजुअल जो भी कंपोनेंट्स उस प्रोडक्ट में लगने वाले हैं उनकी भी डिजाइन करते हैं। हम एक असेंबली और डिटेल ड्राइंग बनाते हैं, और उस ड्राइंग को डिपेंडिंग ऑन टेस्टिंग और प्रोटोटाइप्स हम मॉडिफाई करते हैं। तो ये एक बेसिक प्रोसीजर है डिजाइन का। लेकिन किसी भी प्रोडक्ट की डिजाइन में और कुछ क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं उनके बारे में हम डिटेल में आज की इस वर्चुअल क्लास में चर्चा करने वाले हैं। आज की इस वर्चुअल क्लास के इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स हैं। इस वर्चुअल क्लास के बाद आप प्रोडक्ट डिजाइन की मॉर्फोलॉजी यानी डिफरेंट फेजेस के बारे में समझा पाएंगे। After this virtual class, you will be able to explain the morphology of the product design. तो चलिए शुरू करते हैं। कि हम मॉर्फोलॉजी ऑफ डिजाइन पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि मॉर्फोलॉजी से क्या तात्पर्य होता है। जब हम फर्स्ट यूनिट में मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस पढ़ रहे थे तब हमने जाना था कि मॉर्फोलॉजी होता क्या है। एक बार रिकैप कर लेते हैं। मॉर्फोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है, मॉर्फी एंड लॉजी। ग्रीक वर्ड मॉर्फी का मतलब होता है शेप्स या फॉर्म, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। यानी मॉर्फोलॉजी हो गई स्टडी ऑफ शेप्स, फॉर्म्स और पैटर्न्स। हम कह सकते हैं कि मॉर्फोलॉजी में हम किसी भी ऑब्जेक्ट के पार्ट्स का क्या अरेंजमेंट हो सकता है, क्या पैटर्न हो सकता है, और ये होल प्रोडक्ट के लिए किस तरह एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ये समझते हैं। अब जो ऑब्जेक्ट है वो फिजिकल भी हो सकता है, यानी प्रोडक्ट हो सकता है, ऑर्गेनिज्म हो सकता है। प्रोडक्ट के बारे में हमने जब मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस की बात की तब देखा था। वहीं ये कॉन्सेप्चुअल हो सकता है, जैसे आइडिया, कॉन्सेप्ट, लिंग्विस्टिक फॉर्म्स। आज जब हम मॉर्फोलॉजी ऑफ डिजाइन की बात करेंगे तब हम देखेंगे कि किस तरह आइडिया या कॉन्सेप्ट का पैटर्न हो सकता है। यानी हम ये समझेंगे कि डिजाइन के दौरान क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं और उनका क्या अरेंजमेंट होता है। प्रोडक्ट डिजाइन की मॉर्फोलॉजी, इसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि किसी प्रोडक्ट की डिजाइन से जुड़ी एक्टिविटीज की क्रोनोलॉजिकल स्टडी को डिजाइन की मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। क्रोनोलॉजिकल स्टडी वो हुआ कि जो जो स्टेप्स हम फॉलो करेंगे वो उन्हें हम टाइम के हिसाब से अरेंज करेंगे। तो जो भी प्रोडक्ट की डिजाइन से जुड़ी एक्टिविटीज हैं उन्हें हम टाइम के हिसाब से अरेंज करेंगे कि कौन सी एक्टिविटी पहले की जानी है और कौन सी उसके बाद में की जानी है। इस तरह डिजाइन की मॉर्फोलॉजी में हम किसी आइडिया से किसी प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन को कैसे तैयार किया जाता है उन स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही इसके बाद में प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन, रिटायरमेंट के बारे में भी हम बात करेंगे। अमेरिकन एजुकेटर मॉरिस एसिमो ने मॉर्फोलॉजी ऑफ डिजाइन को समझाया, और इस दौरान उन्होंने बताया कि डिजाइन प्रोसेस के 7 फेजेस होते हैं। मॉरिस एसिमो के अनुसार डिजाइन की ये जो 7 फेजेस होती हैं उनमें पहली 3 फेजेस मेनली डिजाइन से रिलेटेड होती हैं। इसमें फिजिबिलिटी स्टडी, प्रारंभिक डिजाइन और डिटेल डिजाइन होती है। फिजिबिलिटी स्टडी को कॉन्सेप्चुअल डिजाइन भी कहते हैं। प्रारंभिक डिजाइन यानी प्रीलिमिनरी डिजाइन, इसे एम्बोडीमेंट डिजाइन भी कहते हैं। देन डिटेल डिजाइन। तो इन 3 डिजाइन्स के स्टेप्स की हम चर्चा करेंगे। साथ ही हम जो शेष 4 फेजेस हैं
उसमें प्लानिंग फॉर प्रोडक्शन, प्लानिंग फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, प्लानिंग फॉर कंजप्शन, प्लानिंग फॉर रिटायरमेंट की भी हम चर्चा करेंगे। एग्जाम में अगर मॉर्फोलॉजी ऑफ डिजाइन के बारे में पूछा जाए तो आप मॉर्फोलॉजी ऑफ डिजाइन की डेफिनेशन लिखेंगे और फिर इन फेजेस के बारे में ब्लॉक डायग्राम की सहायता से बताएंगे। तो समझते हैं प्रोडक्ट डिजाइन की मॉर्फोलॉजी को ब्लॉक डायग्राम की सहायता से। सबसे पहले किसी एंटरप्राइज की प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम के द्वारा किसी मार्केट अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई किया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि क्या नीड हो सकती है, मार्केट में क्या नीड हो सकती है। देन हमारे डिजाइन की फेजेस शुरू होती हैं। आपको याद होगा कि जब हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट की डिफरेंट फेजेस की चर्चा कर रहे थे, तब हमने देखा था कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट में मार्केटिंग, डिजाइन, प्रोडक्शन, रिसर्च, अकाउंट्स से जुड़े लोग या एक्सपर्ट्स शामिल होते हैं। तब हमने डिजाइन डिपार्टमेंट से रिलेटेड कुछ फंक्शंस की या उनके कार्यों की बात की थी। उन्हें ही स्पेसिफिकली हम मॉर्फोलॉजी ऑफ प्रोडक्ट डिजाइन में पढ़ते हैं। तो प्रोडक्ट डिजाइन की मॉर्फोलॉजी में 7 फेजेस होती हैं, जिनमें पहली फेज है फिजिबिलिटी स्टडी, इसे कॉन्सेप्चुअल डिजाइन भी कहा जाता है। दूसरी फेज है प्रारंभिक डिजाइन यानी प्रीलिमिनरी डिजाइन, इसे एम्बॉडीमेंट डिजाइन भी कहा जाता है। तीसरी फेज है डिटेल्ड डिजाइन। ये तीनों फेज प्राइमरी डिजाइन फेज कहलाती हैं, यानी मेनली यही 3 फेज डिजाइन से जुड़ी हैं। फोर्थ फेज है प्रोडक्शन के लिए प्लानिंग, फिफ्थ फेज है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्लानिंग, सिक्स्थ फेज है कंजप्शन के लिए प्लानिंग, सेवंथ फेज है रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग। तो ये जो 4 फेजेस हैं, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन और रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग, ये प्रोडक्शन कंजप्शन से जुड़ी फेजेस कहलाती हैं। अब हम इन फेजेस को बारी बारी करके समझने की कोशिश करते हैं। पहली फेज है फिजिबिलिटी स्टडी, इसे कॉन्सेप्चुअल डिजाइन भी कहा जाता है। हम जानते हैं कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट की जो इनिशियल फेज है प्लानिंग, उसमें हम मार्केट अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करते हैं और उससे हमें मिशन स्टेटमेंट प्राप्त होता है। वहीं से इस फेज की शुरुआत होती है। फिजिबिलिटी स्टडी या कॉन्सेप्चुअल डिजाइन में हम 4 एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, जिसमें पहली है डिफाइन प्रॉब्लम, दूसरी है गैदर इंफॉर्मेशन, तीसरी कॉन्सेप्ट जनरेशन, चौथी है इवोल्यूशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स। पहली एक्टिविटी में हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाते हैं, बेंचमार्किंग करते हैं कि किस तरह का प्रोडक्ट हमें चाहिए, प्रोडक्ट डिजाइन स्पेसिफिकेशंस नोट डाउन करते हैं कि उस प्रोडक्ट के बारे में हमें क्या क्या चीजें चाहिए या किस तरह का प्रोडक्ट हमें चाहिए। प्रोजेक्ट की प्लानिंग भी इसी दौरान करते हैं। उसके बाद में हम उससे जुड़ी इंफॉर्मेशंस या डेटा को कलेक्ट करते हैं, जो इंटरनेट की सहायता से हो सकता है, ऑलरेडी जो पेटेंट्स फाइल किए गए हैं उनकी सहायता से हो सकता है, ट्रेड लिटरेचर है, कंपिटिटर्स के जो प्रोडक्ट हैं, मार्केट सर्वेज हैं। तो इन सब चीज़ों से हम इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, इकट्ठा करते हैं। उसके बाद में हम डिफरेंट टूल्स की सहायता से कॉन्सेप्ट्स का जनरेशन करते हैं, जिसमें हमने आइडिया जनरेशन मेथड्स की बात की थी। तो आइडियाज को कैसे जनरेट किया जाता है, फिर उनसे किसी स्पेसिफिक आइडिया को या जो फिजिबल आइडिया हैं उनसे कॉन्सेप्ट्स कैसे डेवलप किए जाते हैं, तब हमने मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस की बात की थी। इस एक्टिविटी के बाद में हम कॉन्सेप्ट्स को सिलेक्ट करते हैं। तो हमने एनालिसिस ऑफ इंटर कनेक्टेड डिसीजन एरियाज मेथड के बारे में बात की थी, तो वो भी इसमें किया जाता है। इसमें हम जो भी कॉन्सेप्ट्स जनरेट किए गए हैं उनमें से फिजिबल कौन कौन से हो सकते हैं और उसे हम प्रोडक्ट के लिहाज से किसको चुन सकते हैं उसके बारे में इवोल्यूशन करते हैं, यानी इसमें डिसीजन मैट्रिक्स बनाई जाती है। तो इस तरह हम देखते हैं कि फिजिबिलिटी स्टडी या कॉन्सेप्चुअल डिजाइन फेज में हम न्यू टेक्नोलॉजी पर विचार करते हैं कि किस तरह की न्यू टेक्नोलॉजी हम जनरेट कर सकते हैं, किस तरह का न्यू प्रोडक्ट हम बना सकते हैं, और प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट्स की फिजिबिलिटी को चेक करते हैं। क्योंकि यहाँ कॉन्सेप्ट्स की फिजिबिलिटी को चेक करते हैं कि उसे हम क्या वास्तव में बना सकते हैं, कस्टमर उसे पसंद कर पाएगा या नहीं, इसीलिए इस फेज को नाम दिया गया फिजिबिलिटी स्टडी। उसके बाद में आती है दूसरी फेज, सेकंड प्रारंभिक डिजाइन। इसे प्रिलिमिनरी डिजाइन या एम्बॉडीमेंट डिजाइन भी कहा जाता है। तो फेज सेकंड वो फेज है जिसमें स्केलेटन पर फ्लैश रखा जाता है।
यानी हम कह सकते हैं कि जो डिजाइन कॉन्सेप्ट हमने फेज फर्स्ट में हासिल किए गए, उनका जो स्केलेटन है, बोन है, उसमें हम मास चढ़ाते हैं। तो प्रारंभिक डिजाइन को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द प्लेस वेयर फ्लेश इज प्लेस्ड ऑन द स्केलेटन ऑफ द डिजाइन कॉन्सेप्ट। इस फेज में हम 3 एक्टिविटीज को मेनली परफॉर्म करते हैं: प्रोडक्ट आर्किटेक्चर, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिजाइन, पैरामीट्रिक डिजाइन। प्रोडक्ट आर्किटेक्चर में हम जो प्रोडक्ट बनाया जाना है उसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं उन्हें डिवाइड करते हैं, यानी कंप्लीट प्रोडक्ट को इंडिविजुअल एलिमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं और उनके अरेंजमेंट को फिर डिफाइन करते हैं। देन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिजाइन में हम उससे रिलेटेड जो मटेरियल सिलेक्शन होता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होते हैं, उनका सिलेक्शन करते हैं, उनके पार्ट्स की साइजिंग करते हैं, डायमेंशंस वगैरह डिफाइन करते हैं। देन पैरामीट्रिक डिजाइन में हम प्रोग्रेस डिजाइन करते हैं, टॉलरेंसेस को बताते हैं, फाइनल डायमेंशंस को बताते हैं, डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग को इसमें फॉलो करते हैं, डिजाइन फॉर असेंबली को इसमें हम शामिल करते हैं। तो इस तरह प्रोडक्ट आर्किटेक्चर, डिजाइन के कॉन्फ़िगरेशन और पैरामीट्रिक डिजाइन को शामिल कर हम इस फेज में डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रारंभिक डिजाइन या एम्बॉडीमेंट डिजाइन में प्रोडक्ट आर्किटेक्चर डेवलप करना, इंडस्ट्रियल डिजाइन बनाना और इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की डिजाइन शामिल होता है। उसके बाद में आती है तीसरी फेज है डिटेल्ड डिजाइन। इस फेज में हम कंप्लीट इंजीनियरिंग डिस्क्रिप्शन उस प्रोडक्ट का देते हैं, यानी जो प्रोडक्ट टेस्ट किया जाना है या प्रोड्यूस किया जाना है उसका हम कंप्लीट इंजीनियरिंग डिस्क्रिप्शन इस फेज के दौरान बनाते हैं, जिसमें डिटेल ड्राइंग शामिल होती हैं, उस प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन शामिल होता है। इस फेज के दौरान जो भी पार्ट्स होते हैं उनकी ज्योमेट्री को डिफाइन करते हैं, मटेरियल को सिलेक्ट किया है तो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के मटेरियल को सिलेक्ट करते हैं, टॉलरेंसेस को डिफाइन करते हैं, असेंबली की डिजाइन बनाते हैं, एक्सपेरिमेंटल प्रोटोटाइप बनाते हैं और उनकी टेस्टिंग करते हैं। और अगर कुछ रिफाइनमेंट की आवश्यकता हो, कुछ मॉडिफिकेशंस की आवश्यकता हो तो भी हम ड्राइंग्स या डिजाइंस में इस दौरान करते हैं। तो इस तरह जो प्रोडक्ट बनाया जाना है उसका एक ब्लूप्रिंट हमारे पास इस फेज के दौरान आ जाता है और उसके बाद में इसकी जो ड्राइंग्स होती हैं उसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भेज दिया जाता है। नेक्स्ट फेज आती है प्रोडक्शन के लिए प्लानिंग। तो प्रोडक्शन किस तरह किया जाना है उससे रिलेटेड बातों को जब डिजाइन में या डिजाइन के दौरान ध्यान रखा जाता है तो हम बोलते हैं कि प्रोडक्शन के लिए प्लानिंग। इसमें डिजाइन से जुड़े लोग प्रोसेस शीट को बनाते हैं, प्रोसेस को प्लान करते हैं, प्रोडक्शन कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल को प्लान करते हैं, प्रोडक्शन पर्सनल्स प्लान करते हैं कि किस तरह वर्कफोर्स प्रोडक्शन के दौरान काम में ली जाएगी, इंफॉर्मेशन का फ्लो कैसे होगा, यानी इंफॉर्मेशन फ्लो सिस्टम भी इस दौरान डिजाइन करते हैं। तो इस तरह उस डिजाइन को फिजिकल स्ट्रक्चर में कैसे कन्वर्ट किया जाए और उससे जुड़ी जो बातें होती हैं उसकी प्लानिंग इस फेज के दौरान की जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट फेज आती है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्लानिंग। इस फेज में उस प्रोडक्ट को जब बना लिया जाए तो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया जाना है, यानी टारगेट मार्केट में किस तरह उसको अवेलेबल किया जाना है, उसकी प्लानिंग करते हैं। तो आपको याद होगा कि जब हम प्रोडक्ट मार्केट मिक्स के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने 4 पी चर्चा की थी, जिसमें तीसरा पी था प्लेस यानी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। तो इसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स की प्लानिंग करते हैं कि कौन कौन से तरह के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हम इसके लिए इस प्रोडक्ट को टारगेट मार्केट में अवेलेबल कराने के लिए काम में ले सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के बारे में अगर आपको जानना हो तो आप प्रोडक्ट मार्केट मिक्स से जुड़ा वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पा सकते हैं। नेक्स्ट फेज आती है कंजप्शन के लिए प्लानिंग। इसमें कंज्यूमर से रिलेटेड बातें की जाती हैं कि जब कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को यूज कर रहा होगा तो क्या क्या चीजें उसको चाहिए। तो इसमें हम डिजाइन फॉर एस्थेटिक, डिजाइन फॉर सेफ्टी, डिजाइन फॉर रिलायबिलिटी, इन सब बातों की इसमें प्लानिंग करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट फेज आती है रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग। 7 रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग। इसमें हम देखते हैं कि जब प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल खत्म हो जाएगा तो उसे किस तरह मार्केट से रिटायर किया जाएगा। इसमें हम डिजाइन फॉर एनवायरनमेंट की बात करते हैं कि जब प्रोडक्ट यूज के लायक नहीं रहेगा या उसके यूजर्स उसे यूज करना बंद कर देंगे तो उसके डिस्पोजल को किस तरह किया जाना है।
तो इन 4 फेजेज में हम प्रोडक्शन कंजप्शन से जुड़ी चीजों की प्लानिंग करते हैं और इस तरह ये 7 फेजेज मिलकर डिजाइन की मॉर्फोलॉजी बनाते हैं। अब आप इस सवाल को खुद से ट्राई करके देखिए कि प्रोडक्ट डिजाइन की मॉर्फोलॉजी को समझिए। इसमें आप प्रोडक्ट डिजाइन की मॉर्फोलॉजी क्या होती है इसके बारे में बताएंगे, फिर प्रोडक्ट डिजाइन की मॉर्फोलॉजी में जो स्टेप्स होते हैं, जो फेजेस होती हैं, उन्हें ब्लॉक डायग्राम की सहायता से दर्शाएंगे और उनके बारे में थोड़ी थोड़ी लाइंस या उनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन करके प्रत्येक फेज के बारे में आप बताएंगे।